बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you all are good and safe at your homes. Today I am here to teach you in this online computer class. Our today's topics are: number 1 is operators in BASIC. Number 2 is type conversion. Number 3 is assignment statements. Number 4 is operator precedence. Number 5 is input-output statements. Number 6 is restore statement. Number 7 is input statement. Number 8 is print statement. And number 9 is print using statement. From page number 28 to 38 of book. So let's start our today's lesson. And first of all, we are going to discuss about operators in BASIC. Operators are symbols which are used to perform certain operations on data. Operators जो हैं वो basically symbols होते हैं जो कि किसी भी किस्म के डेटा पे मखसूस किस्म के operations perform करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. These include arithmetic, relational, logical and assignment operators. इनमें arithmetic, logical, relational और assignment operators शामिल हैं. So let's discuss them one by one. And first of all, we will discuss about arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values numbers. Arithmetic operators का काम values यानी numbers पे arithmetic operations perform करवाना है. GW Basic defines the following standard arithmetic operators. GW Basic में मुदर्जा ज़ैर मयारी arithmetic operators शामिल हैं. पहला जो सिंबल है वो है प्लस, नेक्स्ट जो है वो है माइनस, उसके बाद जो है वो है स्टारिक, अगला जो सिंबल है वो है डिवाइड का यानी फॉरवर्ड स्लैश, और अगला जो सिंबल है वो है पावर का यानी एक्सपोनेंट. उसके बाद का जो सिंबल है वो माइनस की तरह का एक सिंबल है जिसे निगेशन सिंबल कहा जाता है. नेक्स्ट जो सिंबल है वो है मोड यानी मॉड्यूलस ऑपरेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है. लास्ट जो सिंबल है वो है इंटीग्रल डिवीजन का सिंबल यानी बैक स्लैश. प्लस का जो सिंबल है वो नंबर्स को ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए यूज़ होता है. माइनस का जो सिंबल है वो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है. स्टैरिक का जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, नंबर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के लिए. अगला जो सिंबल है वो है फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवाइड का, नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, डिवीज़न के लिए यूज़ होता है.
नेक्स्ट जो सिंबल है वो है एक्सपोनेंट का यानी पावर का। नॉर्मली जो हम पावर लिखते हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल a की पावर 10, GW बेसिक में हम ऐसे पावर नहीं लिख सकते। सो पावर लिखने के लिए हमें इस सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो सिंबल है माइनस की तरह का एक सिंबल है जिसे निगेशन सिंबल कहा जाता है। ये सिंबल जब किसी वेरिएबल या वैल्यू की लेफ़्ट साइड पे हम लगाते हैं तो उस वेरिएबल या वैल्यू का जो साइन है अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा और अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगला जो सिंबल है वो है मोड यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर आता है हमारे पास वो रिटर्न करने के लिए हम मोड यूज़ करते हैं। लास्ट जो सिंबल है वो है इंटीग्रल डिवीज़न यानी कि जो बैक स्लैश है। जब दो नंबर्स को डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट है उस क्वोशंट में जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि डिवाइड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाला, ये उसे इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है और डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो हमें रिटर्न कर देता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट relational operators. Relational operators are used to compare two values. ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनका काम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाना यानी उनका मवाजना करवाना है। These operators always evaluates to true or false. इन ऑपरेटर्स का जो रिज़ल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। They always produce a non-zero value in most cases 1. If the relational expression evaluates to true, अगर आपका जवाब जो है वो ट्रू में है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नॉन ज़ीरो यानी 1 आएगी। और अ ज़ीरो वैल्यू इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन evaluates टू फॉल्स, अगर आपका जवाब फॉल्स में आता है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी यानी ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 वैल्यू। देयर आर 6 बेसिक इंटीजर वेरिएबल्स। बुनियादी तौर पर बेसिक में 6 इंटीजर वेरिएबल्स हैं हैविंग वैल्यूज़। फॉर सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 123, 215 एंड 123 रिस्पेक्टिवली। अभी जैसा कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ रिलेशनल जो ऑपरेटर है उसके सिंबल्स दिए गए हैं। पहला सिंबल है इक्वल का, अगला है लेस देन का, फिर ग्रेटर देन का, फिर लेस देन और इक्वल टू का, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और लास्ट है नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम हैं यानी आपस में बराबर हैं और ये डिपेंड करता है कि आप उसको क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, ये डिपेंड आपकी वैल्यू पे करता है। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं बी लेस देन ए और आंसर जो है आपके पास फॉल्स। बी लेस देन ए, बी लेस देन नहीं है ए से, ये फॉल्स है। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा है ए से तो वो लेस देन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ए ग्रेटर देन सी जो कि फॉल्स है। ये डिपेंड वैल्यू पे ही करता है। अगर ए की जो वैल्यू है वो सी से छोटी है तो वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता ए सी से, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, यानी ए या तो बी से लेस देन है, छोटा है, या फिर इक्वल टू है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी बी या तो ए से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। और ये वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर जो है वो आएगा आपके पास। लास्ट जो है वो है ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है और ये ट्रू है। और ये डेफिनेटली डिपेंड करता है आपने क्या वैल्यूज़ असाइन की हैं।
and now we are going to discuss about logical operators. Logical operators let us combine simple conditions. Logical जो operators होते हैं वो simple conditions को combine करते हैं to construct more complex ones, उनको मज़ीद पेचीदा बनाने के लिए. By condition we mean an expression evaluating to true or false, और जो इनका रिज़ल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स में ही आता है. There are three basic logical operators in basic. बुनियादी तौर पर बेसिक में यानी बेसिक लैंग्वेज में तीन किस्म के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो मौजूद हैं. So let's discuss them one by one. Logical operators. The first logical operator AND. पहला जो logical operator है वो है AND. When combines two conditions evaluates to true if both the conditions are true, otherwise it evaluates to false. पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड. एंड जब दो कंडीशंस को आपस में मिलाता है तो अगर वो दोनों कंडीशंस ठीक हैं तो जवाब ठीक होगा, लेकिन अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ठीक नहीं है तो जवाब फॉल्स होगा यानी गलत होगा. द सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर्स और when combines two conditions evaluates to true if any one the condition is true, otherwise evaluates to false. सेकंड जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और जब दो कंडीशंस को आपस में मिलाता है तो अगर उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ठीक हो तो जवाब ट्रू होता है. दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ठीक हो तो जवाब ठीक होता है. अदरवाइज evaluates टू फॉल्स. लेकिन अगर दोनों में से कोई भी ठीक ना हो यानी दोनों का फॉल्स होना, इस सूरत में जवाब फॉल्स होगा. लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ठीक है तो जवाब ठीक होगा. Similarly, the third logical operator not, when applied to a condition, reverse the result of the evaluation. It means the condition evaluates to true. The logical not operator evaluates to false and vice versa. थर्ड जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है उसका काम ये है कि जब उसे किसी कंडीशन पे अप्लाई किया जाता है तो वो उस कंडीशन का जो रिज़ल्ट है वो उसको चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई कंडीशन जो है वो ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा. नॉट ऑपरेटर का काम है किसी ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देना यानी कि उसके रिज़ल्ट को चेंज कर देना. लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं इस टेबल में. नॉट ऑपरेटर के बारे में जो हमने पढ़ा कि वो ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है तो ये टेबल में भी आपको दिखाया गया है. एंड ऑपरेटर के बारे में हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों कंडीशंस ठीक हों तो रिज़ल्ट ठीक होता है और आप टेबल में भी देख सकते हैं. लेकिन अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा और दोनों फॉल्स हैं तो भी आंसर फॉल्स ही होगा. रिज़ल्ट के ट्रू होने के लिए ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हों एंड ऑपरेटर में. थर्ड जो ऑपरेटर हमने पढ़ा वो है और ऑपरेटर. और के बारे में हमने ये पढ़ा कि जब इसमें दो कंडीशंस को कंपेयर किया जाता है
तो दोनों में से अगर कोई भी एक ठीक हो तो रिज़ल्ट ठीक होता है, और अगर दोनों गलत हो तो ही रिज़ल्ट गलत होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, अगर दोनों में से कोई एक जो है वो फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही आंसर फॉल्स में आएगा। And now we are going to discuss about concatenation operator. All relational operators can be used with strings. तमाम जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं टू परफॉर्म कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए। इन एडिशन to relational operators, another operation called string constants and variables. The symbol for string concatenation operator is plus and it joins two strings. Concatenation basically strings को मिलाना जो है उसे कहा जाता है, और स्ट्रिंग्स को मिलाना यानी कॉन्केटिनेशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए जो साइन यूज़ किया जाता है वो प्लस का है। इस प्लस के साइन की मदद से कॉन्केटिनेशन होती है, यानी स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाया जाता है। यानी दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो अलग अलग हैं उनको एक ही बनाने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेशन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवाया जाता है इस एडिशन के साइन के थ्रू। Consider the adjoining figure showing the example of string concatenation. अभी आपके सामने एक फिगर दिखाई जाएगी जिसमें आपके सामने कॉन्केटिनेशन की एक एग्जाम्पल मौजूद है, जिसकी मदद से आप कॉन्केटिनेशन के ऑपरेशन को बासानी समझ सकेंगे। यहाँ आपके सामने कॉन्केटिनेशन जो ऑपरेशन है उसकी एक एग्जांपल दी गई है, एक प्रोग्राम जो है उसके थ्रू। लाइन नंबर 10 और 20 पे देखिए, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, ए और बी, और इन स्ट्रिंग्स में अलग अलग जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास पंजाब टेक्स्ट एक स्ट्रिंग, और दूसरी स्ट्रिंग जो है वो है बुक बोर्ड। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स को अगर हम आपस में मिलाना चाहें तो हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं, यानी कॉन्केटिनेशन लगा रहे हैं, और इनको जोड़ने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट रन होके आया है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन। Now we are going to discuss about assignment operator. The assignment operator is used to store a value, string, or a computational result in a variable. Assignment operator ये operator variable में जो है वो value या string या कंप्यूटेशनल जो रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करवाता है। यानी इस ऑपरेटर का काम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू, स्ट्रिंग या कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर करवाना है। इन बेसिक द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटर। बेसिक लैंग्वेज में जो इक्वल का साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको लिखने का जो तरीका है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपने वेरिएबल नेम लिखना है और इक्वल जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है आपने, एंड देन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग। वेयर एक्सप्रेशन में बी अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू न्यूमेरिक हो या स्ट्रिंग हो, कोई भी हो सकती है एक्सप्रेशन में। यहाँ आपके पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि a = 10,
यानी कि इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो है 10, और इक्वल के लेफ़्ट पे जो वेरिएबल है वो है ए। यानी इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू दी गई है उसको स्टोर करवा दिया गया है, उसको असाइन कर दिया गया है, उसको दे दिया गया है ए वेरिएबल को। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आपके पास इक्वल के जो राइट साइड पे है वो एक स्ट्रिंग है, उसको असाइन कर दिया गया है इक्वल के लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल को। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि ऑपरेटर्स की तरजीह, यानी ऑपरेटर का सीक्वेंस, उनकी तरजीह, उनकी प्रेफरेंस। एन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमिन्स इट्स ऑर्डर ऑफ एवेलुएशन इन एन एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा जो ऑपरेटर्स हैं वो मौजूद हों, तो हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सा जो ऑपरेटर है वो हमने पहले सॉल्व करना है। GW बेसिक में क्योंकि हम ऑपरेटर्स को सॉल्व नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं, हमारे पास तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है इनकी प्रेफरेंस क्या है। यहाँ पे आप के सामने एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है एक हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो इनकी प्रेफरेंस दिखाई गई है, प्रेसिडेंस दिखाई गई है। ऑपरेटर जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं। फर्स्ट पे जो ऑपरेटर हमने सॉल्व करना है वो है राउंड ब्रैकेट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्सपोनेंट, उसके बाद जो है निगेशन, देन स्टैरिक यानी मल्टीप्लाई, और आपके पास डिवाइड है। उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन आपके पास जो बैक स्लैश है। नेक्स्ट है मोड, उसके बाद है प्लस और माइनस। देन आपके पास जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सारे, इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देन आपके पास सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, नॉट, एंड, और सबसे एंड पे जो लोएस्ट आपके पास है लास्ट में वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे इक्वल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं ये उनकी प्रेसिडेंस है, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको दिखाए गए हैं कि कौन सबसे ज़्यादा जो है पहले जो है वो सॉल्व होगा आपके एक्सप्रेशन के अंदर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप कन्वर्जन। When the program tries to store one type of numeric value to the variable of another type, GW Basic performs the type conversion according to the following rules. जब कभी आपका प्रोग्राम यानी GW बेसिक किसी एक टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू को किसी दूसरी टाइप की न्यूमेरिक वेरिएबल में, किसी और टाइप की न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसको किसी और टाइप की वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहे, तो इसके लिए GW बेसिक जो है वो एक टास्क परफॉर्म करता है जिसे टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। और वो किन उसूलों के मुताबिक करता है, वो ये हैं। If a numeric constant of one type is assigned to a numeric variable of different type, the number is converted according to the type of the variable. अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो किसी और टाइप की है और नंबर किसी और टाइप का है, तो GW बेसिक उसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल टाइप। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। आपके पास जो वेरिएबल है वो है इंटीजर वेरिएबल, बट आपके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी आपके पास डेसिमल नंबर है जो कि इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता। तो इसके लिए GW बेसिक क्या करेगा, आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको या तो राउंड ऑफ कर देगा पॉइंट के बाद के नंबर को देखते हुए, अगर 5 से इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर 5 से इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो वो उसको क्या कर देगा, वो उसको इग्नोर कर देगा, पॉइंट के बाद के नंबर को इग्नोर कर देगा। तो यहाँ क्या था कि पॉइंट के बाद जो नंबर था फ़ौरन पॉइंट के बाद वाला नंबर वो 5 से लेस देन था। तो उसने क्या किया, पॉइंट के बाद के जो दोनों आपके पास नंबर्स हैं उनको इग्नोर करके 51 को एज अ इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर जो है वो वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया।
तो उसने क्या किया कि आपके न्यूमेरिक इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट असाइनमेंट स्टेटमेंट. GW Basic presents two ways to assign the value of an expression to a variable. GW Basic हमें दो तरीके जो है वो बताता है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए. फर्स्ट जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, और दूसरा तरीका जो है वो है लेट स्टेटमेंट के थ्रू. और इसको अगर हम लेट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको लिखने का तरीका ये है कि लेट स्टेटमेंट और वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल लिखेंगे ABC एंड देन एक्सप्रेशन, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है. एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हमने लेट स्टेटमेंट को यूज़ किया लाइन नंबर 20 में, और हमने वेरिएबल जो यूज़ की वो है m, और इसको जो वैल्यू हमने असाइन करवाई वो है 24. लाइन नंबर 30 में आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरी वेरिएबल है, लेट स्टेटमेंट के बाद हमने यूज़ की n, और n को जो है n में हम कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, हम 26 वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि हम अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करवाना चाह रहे हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक तो लेट और एक इक्वल. असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल से रिप्रेजेंट होता है. तो हमने लेट स्टेटमेंट के थ्रू वेरिएबल जो हमारे पास थी उनको नंबर्स असाइन किए, और नंबर्स जो थे वो थे 24 एंड 26. ये तरीका है जिसके ज़रिए, यानी दो तरीके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और लेट स्टेटमेंट, इन दो तरीक़ों के ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स. इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स मेक द प्रोग्राम मोर अट्रैक्टिव एंड यूजेबल. इनपुट आउटपुट जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रोग्राम को मज़ीद अट्रैक्टिव और यूजेबल बनाती हैं. We shall discuss some basic input output statements of GW Basic. अभी हम कुछ बुनियादी जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. Read data statement. This statement is used to store the numeric and string constants that are accessed by a read statement specified somewhere in the program. read data statement जो है टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. दैट आर एक्सेस्ड बाय अ रीड स्टेटमेंट, जो कि रीड स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं प्रोग्राम में कहीं पे भी. और इसको लिखने का जो तरीका है, यानी इसका सिंटेक्स जो है वो है, आप सिंपल डेटा टाइप करेंगे, डेटा स्टेटमेंट, और उसके बाद कॉमा से जो है वो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सेपरेट करेंगे. Read statement. This statement reads the values from the data statement and assign them to corresponding variables. Read statement, ये जो statement है ये data statement से values को पढ़ती है, यानी read करती है. और इनको मुतलका वेरिएबल से मुंसलिक करती है, यानी जोड़ती है. इसको लिखने का जो तरीका है इस स्टेटमेंट को, यानी इसका जो सिंटेक्स है वो है, आप टाइप करेंगे रीड स्टेटमेंट और उसके बाद कोमा सेपरेटेड लिस्ट वेरिएबल्स, यानी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए.
रीड स्टेटमेंट बेसिकली जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है हमारे पास, जो कि वैल्यूज़ लेती है डेटा स्टेटमेंट से। And now we are going to discuss about restore statement. This statement causes the data statement to be reused if it has already been used by the read statement. Restore जो statement है वो read statement की मदद से, यानी restore statement जो है वो read statement की help से, मदद से data statement को read करेगी जो कि already read हो चुकी है। अगर हमने इस स्टेटमेंट को लिखना हो, यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी इसका सिंटेक्स क्या है, आप टाइप करेंगे रीस्टोर और देन आप लाइन नंबर लिखेंगे और इसमें आप किसी भी लाइन नंबर को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। And now we are going to discuss about input statement. This statement is used to input data from the user during the program execution. Input statement का काम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से इनपुट लेना है, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से डेटा इनपुट लेती है। और इस स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका है, यानी इसका सिंटेक्स जो है वो ये है, आप टाइप करेंगे इनपुट और उसके बाद प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग और कोमा के थ्रू आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपके सामने जो डेटा है उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैसेज शो किया जाता है, यानी यूज़र के लिए एक मैसेज जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया जाता है। उसके डाटा को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। और यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें आप इनपुट स्टेटमेंट के यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ यूज़र से इनपुट ली गई है, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। And now we are going to discuss about print statement. This is the most frequently used statement in basic. प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो बेसिक लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन बेसिक मेक्स यूज़ ऑफ इट। तकरीबन बेसिक लैंग्वेज में हर प्रोग्राम जो है वो इसे यूज़ करता है। All the programs we have seen so far in this text have used it in different ways. इस लेसन में इस चैप्टर में जो हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे पढ़े उनमें इस स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा और डिफरेंट वेज में किया गया है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। ये स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पे नंबर्स और टेक्स्ट को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है। इसको लिखने का तरीका जो है वो है प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ आपके सामने दो एग्जांपल्स दिखाई गई हैं जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो दिखाया गया है। प्रिंट स्टेटमेंट जैसा कि हमने पढ़ा कि स्क्रीन पे टेक्स्ट और
नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन एग्जांपल्स में प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू टेक्स्ट को और नंबर्स को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया गया है। And now we are going to discuss about print using statement. This command is used to display numbers and strings on the screen in a specified format. ये जो print using statement है, बेसिकली इसका काम जो है वो नंबर्स और स्ट्रिंग्स को एक स्पेसिफाइड यानी मखसूस किस्म के फॉर्मेट में स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। और अगर आपने इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो इसके लिए इसको लिखने का तरीका जो है वो ये है, आप टाइप करेंगे प्रिंट यूजिंग जो स्टेटमेंट है वो, और उसके बाद स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, और उसको सेपरेट करेंगे आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। इस स्टेटमेंट के थ्रू आप नंबर्स को और स्ट्रिंग्स को डिफरेंट तरीके से स्क्रीन पे डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्ट्रिंग्स और नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपने नंबर्स को जो है वो फॉर्मेट करवाना है तो आप एक अलग तरीके से करवाएंगे, और अगर आपने स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करवाना है फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन तो आप एक अलग तरीके से, एक अलग प्रोसीजर से उनको फॉर्मेट करवाएंगे। तो पहले हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग को जब फॉर्मेट किया जाता है तो उनको फॉर्मेट करने के लिए जो पहला तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि एक करैक्टर जो है वो प्रिंट हो स्क्रीन पे। और अगर दूसरा तरीका ये है बैकस्लैश एंड स्पेसेस बैकस्लैश। इसका मतलब ये है कि आप स्पेसेस के थ्रू बता रहे हैं, अगर आप एक स्पेस दे रहे हैं तो एक करैक्टर आप प्रिंट करवा रहे हैं, उस एक करैक्टर के अंदर आपके टू जो ऑटोमेटिकली करैक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे। यानी अगर आपने एक स्पेस दी एक करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए तो उसमें ऑटोमेटिकली 2+ हो जाएगा। इसको कहते हैं 2+n, यानी जितनी स्पेसेस होंगी उतने उसमें 2 ऐड होते जाएंगे। और तीसरा जो तरीका है वो है एम्परसेंड। एम्परसेंड जो है ये जो स्ट्रिंग की फील्ड की लंबाई है उसको मखसूस करता है, और जब इसको किसी फील्ड के साथ मखसूस किया जाता है तो ये उस स्ट्रिंग की जो आउटपुट है उसको बिल्कुल इनपुट की तरह बना देती है। और नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड्स। अगर आपने किसी न्यूमेरिक फील्ड को जो है वो फॉर्मेट करना है तो उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो आपके पास हैश यानी पाउंड का जो साइन है, देन आप उसमें डेसिमल या पीरियड का साइन यूज़ करते हैं, और इसमें कोमा भी यूज़ होता है और ज़ीरो भी, एंड प्लस और माइनस भी यूज़ होते हैं। इन डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने न्यूमेरिक फील्ड्स को फॉर्मेट करवा सकते हैं। और पाउंड का साइन शो करता है कि यहाँ पे नंबर्स की क्या तादाद है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज़ होमवर्क। Here are some short questions for you students from book exercise. And question number 1 is, write the purpose of the function keys from F1 to F9 in GW Basic. इन सवालों के साथ आपको जवाबात भी दिए गए हैं जिन्हें आपने याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। Question number 2 is, what does IDE stand for? Discuss features of GW Basic IDE.
And question number 3 is explain the term loading a program. Why should a program be loaded before execution? Question number 4 is differentiate between basic commands and statements. बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग आपको दी गई है, आपने इसको अपनी कॉपी में लिखना भी और याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर कमांड एंड CLS कमांड। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके जवाबात आपको साथ दिए भी गए हैं जिन्हें आपने याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द पर्पस ऑफ एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। पहली कमांड है डिलीट, दूसरी कमांड है किल, तीसरी है फाइल्स, साथ ही इनके सिंटैक्स भी दिए गए हैं। ये तमाम कमांड्स भी हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नंबर 4 जो कमांड है वो है लिस्ट, 5 जो है वो लोड है, और नंबर 6 जो है वो है सिस्टम कमांड, नंबर 6 जो है सिस्टम एंड नंबर 7 इज़ नेम। Command number 8 is renum, number 9 is run, and number 10 is save command. इन तमाम कमांड्स के साथ इनके सिंटैक्स भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब करना है और इस क्वेश्चन के साथ इसका आंसर भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस बताना है आपने, और दोनों अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। And here are some long questions for you students, and question number 7 from book exercise, which is briefly describe the uses of arithmetic, logical and relational operators. ये आज के लेक्चर में भी हमने पढ़ा समझा, इसमें आपने arithmetic, logical and relational operators के uses बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डेफिनेशन दी गई है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। यहाँ आपके सामने रिलेशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उसका एक टेबल दिया गया है। ये भी आज के लेक्चर में हमने समझा और पढ़ा है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी आज के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और इसे समझ भी चुके हैं। यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ एक टेबल में उससे जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, यानी सिंबल्स के थ्रू। लास्ट जो ऑपरेटर हमें जिसके यूजेस डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया था वो था लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर जो है उनके टेबल भी आपके सामने दिए गए हैं। And question number 8 from book exercise, which is what does it mean by type conversion? ये भी आज के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और आपको यकीनन समझ भी आ गया होगा, और हमने रूल्स भी बताने हैं टाइप कन्वर्जन के। यहाँ टाइप कन्वर्जन की डेफिनेशन और उसके जो रूल्स हैं
वो बताई गई हैं। ये काम आपने लिखना और याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।